Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of today's current affair of Hindu newspaper. आज भी हमने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स का यूज करके हम अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को और मेंस के आंसर राइटिंग को टैकल कर सकते हैं, कैसे इनके इनपुट्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो जो बहुत ज्यादा अभी ग्लोबल अरीना में एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ईरान की भी एंट्री हो गई है। उसके बारे में यह क्या है, स्टेप बैक। ईरान शुड स्टैंड डाउन टू अवॉइड अ रीजनल वॉर इन वेस्ट एशिया। अब देखिए, पहले मैं आपको ये आर्टिकल एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता दूं। कोई भी आर्टिकल जब कोई लिखता है ना, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी एडिटोरियल हो, जब कोई पर्सन लिखता है तो उस पर्सन का भी एक सोचने का नजरिया होता है, एक पर्सनल बायस होता है, एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट होता है। ठीक है। तो वो जब कोई पर्सन उस आर्टिकल को अप्रोच करेगा, उस आर्टिकल को लिखेगा, तो वो सारी चीजें उस आर्टिकल में आपको रिफ्लेक्ट होंगी। अगर कोई इसराइल का सपोर्टर होगा तो वो जब आर्टिकल लिखेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो इसराइल की सपोर्ट में बहुत ज्यादा है। कोई पैलेस्टीन का, हमास का सपोर्टर होगा तो वो उसके पक्ष में आपको नजर आएगा। न्यूट्रलिटी वाली जो चीज है इन दोनों के बीच में, वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है। बट हमें क्या है, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिविल सर्वेंट, हमें न्यूट्रलिटी, हमें इसी फेज में रहना है, हमें मिडिल पाथ हमेशा फॉलो करना है। ठीक है। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं उनके थ्रू हम लोग इस थीम को समझेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। और जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है हमारा, कि हमारे आंसर राइटिंग में या हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये चीज अगर किसी तरीके से इसके आसपास की कोई चीज पूछी जाती है तो उसको टैकल कैसे करना है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि आइडियोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी है जो कल मैंने एक्सप्लेन की थी कि इन द रिटेलिएशन ऑफ द बॉम्बिंग इन डमास्कस। डमास्कस जो है वो सीरिया में है। ये सीरिया हुआ, यहाँ इसराइल है और ये ईरान। दिस इज ईरान, दिस इज सीरिया एंड दिस इज इसराइल। ठीक है। ये जो येलो वाला, यहाँ इस सीरिया में दमास्कस जो शहर है, इसमें ईरान का जो एम्बेसी थी, ईरान की एम्बेसी में इसराइल ने अटैक किया। और वहां पे कुछ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है ईरान के, ईरान की जो सेना है उसका एक हिस्सा है, जैसे हमारे यहाँ पे हिस्सा होता है अलग अलग, पैरा एसएफ और ये सब। तो ये तो लीगल काम करते हैं, ये तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। बट ईरान ने उसको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया है। ठीक है। उसी में से एक जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो भी उनका कहना है कि वो भी हमारे आर्मी का ही हिस्सा है, दिस फोर्स और ये सब। उसमें से कुछ लोग, उसके कुछ टॉप ऑफिशियल्स प्लस कुछ साइंटिस्ट को मारना था इसराइल को, और उनको वहां पे पिन पॉइंट करके मार। इस चीज के चलते ईरान का कहना है कि हमारी सोवरेनिटी पे अटैक हुआ है, बिकॉज अगर हमारे एम्बेसी पे अटैक हुआ है दैट मीन्स हमारे देश पे अटैक हुआ है। एंड इन रिटेलिएशन ऑफ दैट थिंग, ईरान हैज अटैक्ड ऑन इसराइल विथ 300 रॉकेट्स एंड ड्रोन्स। ठीक है। 300 रॉकेट्स एंड ड्रोन्स छोड़। अब ये इन्होंने जो छोड़ा, ये इनको लगा कि इससे ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, बट ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसराइल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। आयरन ड्रोन की फैसिलिटी, आयरन डोम से उन्होंने ऐसा कवर कर रखा है कि जैसे ही आप इधर से एक मिसाइल मारेंगे, उनकी कोई मिसाइल आएगी और इसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देगी, जमीन तक चीजें पहुंचती ही नहीं है। और यहाँ पे भी वही हुआ कि लगभग 98 टू 99% मिसाइल्स इनकी फेल हो गई। 1-2% जो गिरी भी हैं, वो भी ऐसे इलाकों पे गिरी है जहाँ हैबिटेशन नहीं है। ठीक है। बट एक बार सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, आयरन डोम की फैसिलिटी इसराइल के पास नहीं होती, तो जो ये अरब देश है इसराइल का क्या करता? अगर ये 300 के 300 जो रॉकेट ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, अगर ये इसराइल पे गिर गए होते तो इसराइल में कितने सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते। तो इससे थॉट प्रोसेस पता चलती है खैर, क्योंकि इसराइल ने जब भी किलिंग्स की हैं वो एक पिन पॉइंटेड किलिंग्स की है, और ईरान ने जो बॉम्बिंग बॉम्बिंग अभी की है वो रैंडम बॉम्बिंग थी।
वो तो इसके डिफेंस के चलते ही बच गए, वो बात अलग थी। ठीक है, एक चीज ये हुआ क्लियर। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा जा रहा है कि क्वाड फोर्सेस के और ये लोग जो थे इनको मार दिया, इसके रिटेलिएशन में उसने किया था। ठीक है, और ईरान का कहना है कि हमने बदला ले लिया, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे साइंटिस्ट को इसराइल ने मारा, हमने बॉम्बिंग करके इस चीज का बदला ले लिया, ऐसा ईरान का कहना है। बट इसराइल का कहना है कि हम लोग अभी इस बात पे चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे, वी विल रिटेलिएट, बट व्हेन वी विल रिटेलिएट एंड हाउ वी विल रिटेलिएट, दैट वी विल डिसाइड। ओके, एंड इसराइल रिटेलिएट जब करेगा तो वो पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब किया, हो जाने के बाद उसको पता चलेगा कि अरे इस तरीके से चीजें हो गई थी। चाहे वो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड हो, या फिर इकमैन को पकड़ने वाला हो, एडॉल्फ इकमैन को जो पकड़ के लाया गया था अथेंटिकल से। इसराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, और ये चीज सीखनी चाहिए इसराइल से। ठीक है, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है कि इसराइल का जो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है फलस्तीन के टेरिटरी पे, उस चीज के चलते जो है वहां पे टेंशन एस्केलेट होती है और अटैक्स होते हैं। ठीक है, और इसराइल पे 7 अक्टूबर 2023 को ये जो अटैक हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद से जो अभी ये लड़ाई छिड़ी हुई है, इसके चलते इसराइल ने भी बहुत अटैक किया, गाजा में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में ही लिखा हुआ है। बट इसमें मेजर फोकस जो है वो ईरान के ऊपर है। ईरान के द्वारा सपोर्टेड बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स, मोस्टली ईरान इन्हीं का इस्तेमाल करता था, जैसे हिजबुल्ला है, हमास है, हौती है, इन लोगों का ही इस्तेमाल मेजरली ईरान करता था। बट इस बार उसके एम्बेसी पर डायरेक्ट अटैक हो गया और इसराइल ने खुली जिम्मेवारी ले ली, इसराइल का उसमें नाम आ गया। इस चीज के चलते ईरान ने इस बार डायरेक्टली इसराइल पर अटैक किया है। ठीक है, अब इस पे अलग अलग देशों का क्या क्या स्टैंड था, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रशिया का कहना है कि अगर, रशिया कहता है कि अगर यूएस, इफ यूएसए विल इंटरवीन अगेंस्ट ईरान, देन यूएस, रशिया विल कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान। मतलब अगर यूएसए आता है सपोर्ट में इसराइल के, ईरान पे अटैक ये दोनों मिल के करते हैं, देन रशिया जो है वो ईरान को ज्वाइन करेगी। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, यूएसए का कहना है कि अगर इसराइल पे अटैक होता है, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे, बट अगर इसराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर तो उसमें हमारा समर्थन नहीं। ठीक है, इंडिया का कहना है कि प्रॉपर डिएस्केलेशन होना चाहिए। इंडिया कह रहा है, हमारा कहना है कि डिएस्केलेशन होना चाहिए और डिप्लोमेटिक वे से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, वॉर इज नेवर एन ऑप्शन। बिकॉज इंडिया ऐसा देश है जिसके रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, जिसके रिश्ते इसराइल से भी बहुत अच्छे हैं, रशिया से तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं ही, पर यूएसए से भी हमारे रिश्ते अच्छे, तो हमें किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इंडिया का ये एक स्टांस है, मेजर ये स्टांस है। अब इसके चलते इश्यूज क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं? अब देखिए, मेजर इशू, सबसे बड़ा इशू तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग मारे गए, ये एक सबसे बड़ा इशू है, वो तो हो ही रहा है। उसके साथ ये जो इलाका है पर्शियन गल्फ का हो गया, रेड सी का इलाका हो गया, ये ट्रेड है, ट्रेड रूट है। अगर इन इलाकों में टेंशन क्रिएटेड रहेगा तो ट्रेड पे इफेक्ट होगा, ट्रेड पे इफेक्ट होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। इस चीज के चलते कोई भी देश दुनिया का ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। ठीक है, और भारत का भी स्टैंड वही है, दैट्स व्हाट इंडिया आल्सो वांट्स टू डू। ओके, अब जब ये एरिया इतना ज्यादा न्यूज में है तो यहाँ के मैप्स को देख लेना जरूरी है। वैसे भी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेबनान के, जॉर्डन का बाउंड्री कहाँ किससे लगता है, लेबनान की बाउंड्री किससे लगती है, इराक की बाउंड्री, ईरान की बाउंड्री, सीरिया की बाउंड्री, ये सब हम लोगों को देखना होगा, ये गोलन हाइट्स, ये सब हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एरिया की मैपिंग आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेना, या फिर अगर आप बताओगे कमेंट्स में तो मैं इस एरिया की अलग से मैपिंग आप लोगों को
करके एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, and which is IMF forecasts India's economy to grow 6.8% this fiscal year। 6.8 के हिसाब से आईएमएफ का कहना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ओके, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आईएमएफ है। आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कब बना था? 1945 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक बना और आईएमएफ। आईएमएफ जो है उसका मेजर काम क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी। यही चार काम है। क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, इंटरनेशनल ट्रेड कराना और पॉवर्टी को कम करना। ये उनका काम है। और इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं countries, ठीक है। क्योंकि जब कंट्रीज में करेंसी क्राइसिस होती है तो आईएमएफ उनको लोन देता है, आईएमएफ उनको पैसे देता है। जैसे इंडिया ने भी 1991 में लिया था। अभी श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप लोगों ने उस समय न्यूज़पेपर देखा होगा तो उस समय ये बात थी कि आईएमएफ पैसे देगा, ठीक है। तो मेजर फंक्शन ये है। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक फोरकास्ट भी करता है, रिपोर्ट भी निकालता है, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इसके फेमस जो है रिपोर्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इसको याद करना जरूरी है, आप लोग इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इन दोनों को कौन पब्लिश करता है? इन दोनों को आईएमएफ पब्लिश करता है। ओके, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि पहले 6.5 कहा गया था, 6.5 के बेसिस से ग्रो करेगा, बट अभी 6.8 बता दिया गया है, 0.3 से इंक्रीज किया है हमारा ग्रोथ। और ये ग्रोथ का मेन जो रीजन है वो रीजन है हमारा लिबरलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट ओपन किया और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जो कि एक लिबरलाइज्ड वे में बढ़ाया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के चलते हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मतलब उनको हायर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। अब जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा जॉब जनरेट होंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, एंड दैट्स व्हाई इन दिस रिपोर्ट इट इज सेड दैट हमारा इकोनॉमी 6.8 से ग्रो करेगा, ठीक है। लास्ट ईयर जो है वो बहुत ज्यादा टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी थी, मतलब वहां पे पैसे मार्केट में लिक्विडिटी कम थी, फिजिकल पॉलिसी भी हमारी थोड़ी स्ट्रांग चल रही थी। इसके चलते जो है थोड़ा सा वो था, इश्यूज थे। बट अभी जो हमने लिबरलाइज किया है चीजों को, इस चीज के चलते एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी क्या बात कही गई है? इन्फ्लेशन जो है वो हमारे यहाँ 4.6 था, ठीक है, और अगले साल 4.2% है। मतलब अभी 4.6% दिस ईयर एंड 4.2% नेक्स्ट ईयर। दिस विल बी आवर इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब इन्फ्लेशन पे भी एक आगे आर्टिकल है। इन दैट आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इन्फ्लेशन और टाइप्स उसके, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोग खर्च कम कर पाएंगे। मतलब खर्च उनको सामान उनको कम मिलेगा, सेम अमाउंट का खर्च। इस चीज के चलते अब लोग सोचेंगे कि भाई कैसे खर्चा चले, तो वो इसेंशियल चीजों की तरफ जाना। बट जब हम लोग अपने खर्चों को, अपने महंगाई को लिमिट में रखेंगे, उस लिमिट में रखने की वजह से क्या होगा कि हम लोग अपने सिटीजन्स को, इंडिया अपने सिटीजन्स को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे पाएगा ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके, मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सके, एंड देन आवर इकोनॉमी विल डेफिनेटली ग्रो। बिकॉज इकोनॉमी जो है वर्चुअस साइकिल पे चलती है या वीसीएस साइकिल में, एक साइकिल में गेम चलती है। एक चीज अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होगी, और एक जगह पे नुकसान होगा तो उसका इफेक्ट आपको अलग अलग जगहों पे नजर आने लगे, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है to ease from 2.8% at the end of year to 2.4%। जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन। कोर इन्फ्लेशन जो है वो सारा इन्फ्लेशन, सारी चीजों की महंगाई माइनस फ्यूल,
एंड फूड। फूड और फ्यूल को छोड़ के बाकी सारी चीजें कोर इन्फ्लेशन में आती हैं। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या क्या आता है? सिर्फ फूड एंड फ्यूल, मतलब खाना और एनर्जी डिमांड्स, मतलब तेल। तेल मतलब खाने वाला तेल भी, और जो तेल हम लोग गाड़ियों में डालते हैं, फ्यूल, वो भी, कोल भी। ये सारी चीजें हेडलाइन इन्फ्लेशन में आ जाएंगी। आईएमएफ का कहना है कि ये भी कम होगा। इस चीज के चलते हमारे यहाँ पे ग्रोथ और अच्छी होगी। ठीक है। और इसमें वही एनर्जी प्राइसेस के रेट गिर जाएंगे, एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ पे ये चीजें होंगी। ओके। इस आर्टिकल में यही बात कही गई है। बाकी बचता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। बट ये याद रखना है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों रिपोर्ट्स आईएमएफ पब्लिश करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाई हैज इंडिया अलाउड एफआईआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड्स? अब ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, एफआईआई को उसमें इंडिया ने इन्वेस्ट क्यों करने दी, इस बारे में आर्टिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या? क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है, हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर है। इसलिए इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस दोनों में आने की संभावना बहुत हाई है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस टॉपिक। सो लिसन टू इट केयरफुली। क्या है? On 5th April, Reserve Bank of India green-lighted the investment of the country's sovereign green bond by foreign institutional investor (FIIs). ठीक है। जैसे फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो फॉरेन की कंपनीज हैं या फॉरेन के इंडिविजुअल्स हैं उस टाइप के, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, ये सब हो गए, इन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ओपन हुआ है हमारा ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो किसने ओपन किया है? आगे। अब हाउ डज इट हेल्प इन ग्रीन ट्रांजिशन, ये ग्रीन ट्रांजिशन में कैसे हेल्प? उससे पहले हम ये समझना होगा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब एक तरीके का गारंटीड लोन होता है। एक गवर्नमेंट आपसे, आप जिसके अभी बॉन्ड खरीदते हो, वो आपसे एक लोन ले रहा है, एक काइंड ऑफ लोन। ठीक है, टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंग, और इसके बदले आपको एक लिमिटेड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि आपका पैसा अगर कोई गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट डूबेगी नहीं, तो वो पैसा डूबेगा ही नहीं, मतलब उसके रिस्क कम है। आपका रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट रिटर्न भी ठीक ठाक। ये चीज। ठीक है। तो यहाँ पे वही किया गया है कि जो हमारे देश में क्लीन एनर्जी से ट्रांजिशन करना है, हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो ग्लोबल इमिशन कर दें। मतलब जितना हम कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर ले 2070, 2070 तक। पहली चीज। सेकेंड थिंग, टू प्रोड्यूस 50% ऑफ आवर इंडियन एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सेक्टर पे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल, जहाँ फॉसिल फ्यूल नहीं लग रहा है, जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इन सारी चीजों से 50% हमें प्रोड्यूस करना है। और रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ नेशंस इकोनॉमी बाई 45% तक हमें कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है। और ये टारगेट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने COP 26 में दिया था कि हम लोग ये सारी चीजों को करेंगे। ठीक है। अब जब उन्होंने वहां पे प्रॉमिस किया, तो उसी सिलसिले में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वर्थ 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ के बॉन्ड्स को रिलीज किया है मार्केट में। और ये जो बॉन्ड्स होंगे, ये जो पैसे होंगे, वो हमारे ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन में मदद करेंगे। ठीक है। और ये जो ज्यादातर इसको सब्सक्राइब किया गया है, मतलब इन बॉन्ड्स को ज्यादातर किसने खरीदा? डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और बैंक्स ने। क्यों खरीदा है भाई? क्योंकि ये उनके एसएलआर में मदद करेगा। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर में मदद करेगा। अब देखिए, बैंक्स को सीआरआर प्लस एसएलआर रखना मैंडेटरी है। ठीक है।
तो सीआरआर तो मतलब 4% के आसपास जो है, अभी शायद 4 ही होगा। वो आरबीआई में रखना ही है। और एसएलआर में वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, बॉन्ड्स रख सकते हैं। उन्हीं में से ये अब ग्रीन बॉन्ड्स भी इसमें अलाउ हो गए हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में ये भी स्टेटमेंट आता है कि एसएलआर में कौन कौन सी चीजें हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड्स को आप लोग सही करेंगे, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी सही करेंगे, ये सारी चीजें सही होंगी वहाँ। ठीक है। इसलिए ग्रीन बॉन्ड्स वहां पे एसएलआर में इनके आ चुके हैं। तो बैंक्स ने ये खरीद लिया कि एक तो रिटर्न बाद में मिल जाएगा, और अभी के लिए एसएलआर में भी हमारे रह जाए। ठीक है। ऑल्दो जो ये ग्रीन बॉन्ड्स है, ये लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। बट फिर भी द अमाउंट फॉरगो बाय द बैंक बाय इन्वेस्टिंग इन देम इज कॉल्ड ग्रीनियम। ग्रीनियम कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट को जो ग्रीन बॉन्ड पे लगाया जाता है। और इस ग्रीनियम को इंक्रीज करने के लिए बैंक्स ने या बाकी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि इसके मदद से हम ग्रीन फ्यूचर की तरफ ट्रांजेक्शन अपना कर पाएंगे। और दूसरी चीज, उनका जो इन्वेस्टमेंट पूल है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किया, थोड़े शेयर्स में किया, थोड़ा बॉन्ड्स में किया। और जब डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, जब, तो क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हमारा जो है डाइवर्सिफाइड रहता है, तो हमारा जो है रिटर्न भी ज्यादा आने के चांसेस उस टाइम पे रहते हैं। ठीक है। तो ये बात, इस चीज के बारे में वही कहा गया है। और इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ग्रीन वॉशिंग को भी कम कर। अब ये ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो ये समझते हैं ग्रीन वॉशिंग। देखिए, ये दो शब्द है, ग्रीन प्लस वॉशिंग। अब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए ना, आप इसके डब्बे पे देखोगे तो टोटली लिख देगा अगर, कि टोटली ग्रीन, टोटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। और ये सिर्फ कहने सुनने की अगर बात, ऐसी रियलिटी में इस पेन के कंपनी ने अगर किया ना, ठीक है, तो उस चीज को सिर्फ ग्रीन वॉशिंग कहेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया, मतलब यहाँ पे उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर लगा के उसको ग्रीन वॉश करते हैं, कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। उस चीज को हटाने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इंडिया ने बहुत अच्छे ऑडिट्स और ये सारी चीजें की है। तो इंडिया ने ग्रीन वॉशिंग को कम किया है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पे उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मिलेगा। ठीक है। और क्या यहाँ पे, व्हाट इज ग्रीन टैक्सोनॉमी? ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप क्या है? हम लोगों का जो टारगेट है कि 50% तक हमें नॉन फ्यूल सोर्सेज, नॉन फॉसिल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करनी है। उस सेंस में क्या है, कि हार्नेसिंग ऑफशोर विंड, ऑफशोर पे जो विंड एनर्जी है उसको हार्नेस करना, या ग्रीन सोलर पावर प्रोडक्शन करना, जो छोटे सोलर पावर प्लांट्स को लाना, या स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स को लाना, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं। आप हमारे ऑनरेबल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितना फ्यूचरिस्टिक सोच है हमारा, और कितने अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हम कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी है। तो उस चीज में जो, उस चीज को हासिल करने के लिए जो गैप है ना, उसी गैप को ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप। ठीक है। अब आरबीआई ने ग्रीन टैक्सोनॉमी को क्रिएट किया नहीं। ठीक है, कि कैसे उसका असेसमेंट होगा, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वायरमेंटल और इमिशन क्रेडेंशियल्स किस तरीके से उसके हम लोग डील करेंगे। ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे इन सारी चीजों में सिर्फ महज ग्रीन वॉशिंग ना हो। जब भी ग्रीन वॉशिंग क्या हुआ था मैंने समझाया था ना, ये सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का एक ठप्पा ना निकला है। गवर्नमेंट ने अच्छे से उस चीजों को, उन चीजों को डिफाइन किया, और उस पे एक्शन लिया। और क्या क्या कि इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट जो होगा, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर जो कि 25 मेगावाट से कम होगा, इन सारी चीजों को इसमें लाएंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में लाएंगे। और एनर्जी इफिशियंसी पर फोकस किया गया। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देने लगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सब्सिडी दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, अभी भी दी जाए। बिल्डिंग में भी ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने को हम लोग सब्सिडाइज कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। ठीक है। इन सारी चीजों के चलते हमें एक पॉजिटिव रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप डीटीसी की बसेस देखो, तो उसमें बहुत सारी अभी ग्रीन बसेस दिखेंगी। मतलब ग्रीन बसेस इन सेंस कलर वाला ग्रीन नहीं, कलर वाला ग्रीन तो पहले नॉन एसी बसेस होती थी। ये जो बसेस है वो इलेक्ट्रिक बसेस आपको मिल जाए।
जो फुल्ली ऐसी नई वाली बसेस लॉन्च हो, वो सब जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा ट्रांजिशन कैसे हो उसको show। और नॉर्वे बेस्ड जो एक वैलिडेटर है, नॉर्वे बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है सीआरईओ, इसके ओपिनियन से हमारे यहाँ पे ग्रीन मीडियम लेवल पे हम लोग हैं, और जो कि एक गुड गवर्नेंस की चीज है। ये एक पॉजिटिव स्टांस हमारे प्रति बनाता है। ठीक है। तो इस आर्टिकल से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, एसएलआर में उनका यूज कैसे है। ठीक है। ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे आगे होगी, उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड नाउ दिस टॉपिक, इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आप देखिए, कल भी इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल था, आज भी इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल है। दैट मीन्स आप समझिए कि इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इन्फ्लेशन पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फ्लेशन पे हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना तो तय है, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दो तीन भी आ जाए। इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी। ठीक है। अब इस आर्टिकल में क्या लिख रहा है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हाउ इम्पोर्ट कॉस्ट कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ये जो इन्फ्लेशन है, कैसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब इम्पोर्ट की मीनिंग क्या होती है, आयात। आयात मतलब जो हम लोग किसी और देश से चीजों को मंगाते हैं, आयात। उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन मतलब उस चीज के चलते जो महंगाई बढ़ रही, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता। हाउ इम्पोर्ट कॉस्ट कैन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कैसे ये चीज इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो गुड्स और प्राइसेस पे इफेक्ट डालेगा हमारे डोमेस्टिक एरिना में। और ये चीज किसने कही है? ये चीज कही है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक इंटरनेशनल बैंक है, जो 1966 में बनाया गया। ओके। एंड इट इज ओन्ड बाय 68 मेंबर कंट्रीज। 68 मेंबर्स हैं इसके, जो कि 49 अलग अलग रीजन से आते हैं। अब इस पे एक यूपीएससी का प्रीलिम्स में पीवाईक्यू भी आ चुका है। इसमें 80 मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ एशिया के हैं। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि नहीं, इसमें 68 मेंबर्स हैं, 49 अलग अलग रीजन से आते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक, while sustaining its effort to eradicate extreme poverty। मतलब इंक्लूसिव, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन along with इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी, ये इसका मेन रीजन। और इसका काम क्या है? ये लोन्स देता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है, ग्रांट्स देता है, एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंट्रीज के। ठीक है। टू प्रमोट क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस इज द मेन वर्क ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। और इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग कंपनीज कौन है? जापान एंड यूएस जो है, ये 15.5%, 15.6%, 15.6% जापान और यूएस में इसका शेयर ले रखा है। 16.4% चाइना है, चाइना से थोड़ा कम 16.3% इंडिया है, एंड 5.8% ऑस्ट्रेलिया। ओके। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में ब्रीफ आप लोगों को मिल गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में बात, इस आर्टिकल में लिखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत में इंपोर्ट बेस्ड जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि रूपी कुड एप्रिशिएट, रूपी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगा। रूपी जो है वो, सॉरी, रूपी अगर एप्रिशिएट नहीं होता है हमारा, रूपी जो है वो हमारा डिप्रेशिएट होता है, मतलब वहां पे महंगाई जो है वो हमारे देश में अगर इस चीज के चलते बढ़ जाती है। जैसे अगर $1 का, फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 का कॉस्ट 50 रुपए है, ठीक है, अगर ये बढ़ के $1 का कॉस्ट 100 रुपया हो जाएगा, तो हमें $1 लेने के लिए
100 रुपए देने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट डबल देना पड़ेगा। अगर ये इस चीज को, इस फेनोमेनन को कहते हैं करेंसी का डिप्रिशिएट। ठीक है, और तो अभी तो डॉलर लगभग 84 के आसपास है, 83 पॉइंट समथिंग। ठीक है, रुपीज। बट मैं एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि रुपी का डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक बार और आप लोगों को मैं क्लियरली समझा। इफ डॉलर की वैल्यू देखा जाए, $1 इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, अब विथ टाइम क्या हुआ, $1 की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज हो गई। मतलब अगर पहले किसी को $1 चाहिए था तो उसको 50 रुपए खर्च करने थे, लेकिन अब वो आदमी को 50 × 2, 100 रुपए खर्च करने पड़ेगा। मतलब डॉलर जो है वो दुगना महंगा हो गया, मतलब रुपीज जो है वो क्या हुआ, आधा हो गया, मतलब डिप्रिसिएट हो। ठीक है, और यही है रुपी का डिप्रिसिएशन। ठीक है, इस चीज के बारे में ही कहा गया है यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन जो है वो अगर रुपी का होता है तो हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो वेस्ट एशिया में राइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे क्राइसिस चल रही है, इसराइल हमास वॉर, जिसमें ईरान की विंटरी हो गई है, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इस चीज के चलते डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है, जिससे आपका ग्रोथ कम हो सकता है। ओके, यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश इस आर्टिकल में की गई हो। क्या है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफर्स टू द rise in the prices of goods and services in the country that is caused by an increase in the price। किस चीज के चलते हैं ये, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन द country। देखिए कैसे ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पहले हमारा डॉलर 50 रुपए का था, तो हम लोग जब इम्पोर्ट करते थे, कोई भी सामान हमारे यहाँ जब आता था, तो वो $100 का सामान अगर आया, $100 का सामान आया, तो हमें क्या देना होगा, 5,000 रुपये उसके लिए देने होंगे। लेकिन अब डॉलर 100 रुपए का हो गया, तो अब 100 रुपए का सामान, $100 का सामान अब हम मंगा रहे हैं। एक मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक कार, वो कार हम लोग इंपोर्ट करते थे पहले $100, तो हमें उसके लिए 5,000 इंडियन रुपीज देनी पड़ती थी। लेकिन अब सेम कार जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज में, डॉलर में, और यहाँ पे रुपी डिप्रिशिएट हो चुका है, मतलब $1 इक्वल टू 100 रुपीज हो चुका है। उस चीज के चलते क्या प्रॉब्लम आएगी कि अब ये $100 हम हमें जो 100 हमें तो देना है $85। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी का दाम जो था, सॉरी, वो गाड़ी का जो दाम था वो $100 था, तो हमें देना तो $100 है। बट उस $100 पहले जो हम 50 रुपए के हिसाब से पे कर रहे थे, अब हमें 100 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो 100 × 100 इक्वल टू 10,000। तो जो पहले हम 5,000 में कार खरीद रहे थे, वो इम्पोर्टेड कार अब हम 10,000 में खरीद, तो मतलब हमें $5,000 एक्स्ट्रा उस कार पे इन्वेस्ट करना होगा। तो जब हमें ये $5,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना होगा, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, ठीक। डिप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज जनरली, इस वो क्यों होता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के चलते बहुत बार जो है महंगाई बढ़ती है। इस उस चीज को मैनेज करने के लिए द कंट्री विल हैव टू सेल आउट मोर ऑफ देयर लोकल करेंसी टू परचेज नेसेसरी फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू बाई फॉरेन गुड्स और सर्विसेज। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको सेम कार अगर मंगानी है, पहले आप 5,000 की मंगा रहे थे क्योंकि डॉलर 50 रुपए का था, अब आप 10,000 का मंगा रहे हो, क्यों, क्योंकि डॉलर जो है वो आपका 100 रुपए का हो गया। तो आपको अपनी ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी उतने ही रुपए की उसी चीज के लिए। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड पेइंग मोर टू एनीथिंग फॉर द इम्पोर्ट, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। ठीक है, राइज इन इंटरेस्ट रेट इन द वेस्ट टेंड्स टू कॉज करेंसी डिप्रिसिएशन। क्या है, इंटरेस्ट रेट अगर वेस्ट में ज्यादा बढ़ेगा, अब जैसे वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज में, अगर वहां पे वो लोग उनका देश इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करेगा, तो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो उनके देश की तरफ बढ़ेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, खैर उस पर भी अभी यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्यों,
क्योंकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में पैसे ज्यादा है। इनपुट कॉस्ट वहां पे इंक्रीज हो गया। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने के चलते महंगाई बढ़ी है वहां पे। जब उनका ही, जब प्रोडक्शन में महंगाई बढ़ रही है तो वो बेचेंगे भी महंगा, क्योंकि उनको तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के रखना है। ठीक है। उस प्रॉफिट मार्जिन को बना बना के रखने वाली जो महंगाई होती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। आइए एक बार हम लोग इस चीज को भी डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड इन्फ्लेशन जो है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो तब होता है कि जब डिमांड किसी सामान का बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, चावल जो है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट, और मार्केट में 10 किलो चावल की डिमांड थी। ठीक है। और खाने वाले भी 10 लोग थे, 10 किलो। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ खाने वाले 12 लोग। तो अब कितने केजी की डिमांड हो गई? 12 केजी की डिमांड हो गई। लेकिन मार्केट प्रोड्यूस कितना करता है? 10 किलो ही कर। तो अब ये सारे जो जो 2 लोग एक्स्ट्रा आए हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि हम जो है तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे, और हमें चावल की जरूरत है तो तुम हमें चावल दे। अब जो चावल वाली कंपनी है वो कहेगी कि भाई हमें तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वो लोग क्या करेंगे कि चावल का दाम 12। अब जिसके पास 12 रुपए होंगे वो तो अपना जितना अमाउंट ऑफ चावल खरीद सकता है वो उतना चावल खरीदेगा। लेकिन अगर किसी के पास 12 रुपए नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो कम चावल खरीदेगा। कि पहले अगर 1 किलो चावल खरीदता था, 1 किलो 1 केजी ऑफ राइस वो परचेस किया करता था, तो अब वो क्या करेगा? 800 ग्राम परचेस करेगा। समझ रहे हो? तो यही जो चीज है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई। क्यों? कि डिमांड राइज हो गई, यहाँ पे 10 की जगह 12 लोग हो गए, चावल का प्राइस बढ़ गया, राइस बिकम expensive. But here, what is happening in the case of crude oil, there is a cost push inflation. Cost push inflation क्या है? The cost push inflation is driven by increase in the production cost of goods and services that can caused by factors such as increased income, increased cost of raw material or disruption in supply chain. What does it mean? अब देखिए, डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन तो हो ही रहा है ना। वेस्ट एशिया में जो लड़ाई चल रही है, इसराइल हमास ईरान इराक, ये सब लोग घुस रहे हैं धीरे धीरे करके अपना। उस चीज के चलते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। अब हम कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन को एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी, जो चाय है उसमें मेजरली 3 इंग्रेडिएंट्स: शुगर, टी का जो चाय पत्ती जिसको हम लोग कहते हैं टी लीव्स, और मिल्क। ये 3 चीजें लगती थी। 1 कप चाय बनती थी 10 रुपीज। अब क्या हुआ मार्केट में कि शुगर का जो कॉस्ट है वो पहले अगर 20 रुपए किलो चल रहा था, वो चीज 40 रुपए किलो हो गया, 30 रुपए किलो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपए बढ़। अब यहाँ पे 10 रुपए बढ़ गए तो 1 कप चाय बनाने में अगर पहले जो है वो 3 रुपए का शुगर लगता था, तो वो अब मान लीजिए कि 4 रुपए का शुगर। शुगर जो है वो पहले 3 रुपए का लगता था। इनपुट कॉस्ट क्या था शुगर का? 3 रुपए का। 3 रुपए का शुगर हो गया, 2 रुपए की चाय पत्ती हो गई, 2 रुपए का मिल्क हो गया, तो कुल मिला के 7 रुपए पहले लगते थे चाय बनाने में। अब क्या हुआ कि 4 रुपए का शुगर हो गया, 2 रुपए का मिल्क और 2 रुपए का टी लीव्स। तो अब 8 रुपए का इनपुट, मतलब इनपुट जो है वो पहले 7 का था अभी 8 का हो गया, मतलब 1 रुपए इनपुट पे बढ़। 1 रुपए यहाँ पे जब इनपुट पे बढ़े हैं, तो अब जो सेलर है वो तो अपना प्रॉफिट रिड्यूस करना नहीं चाहेगा। उसने क्या किया कि ये जो 10 का दाम था उसको इंक्रीज करके 11 का दाम। ठीक है। और यही है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि उस सेलर को इनपुट कॉस्ट के चलते दाम बढ़ाना पड़ा। अब ये शुगर, अब ये कॉस्ट पुश हुआ क्यों? ये क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़ानी पड़ी। और ये इनपुट इनपुट प्राइस क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया था, और हमारे केस में रॉ मटेरियल क्या था यहाँ पे? शुगर था। अब शुगर का कॉस्ट क्यों बढ़ा? कि हो सकता है पीछे से जो शुगर की फैक्ट्री हो वहां पे सप्लाई चेन में कोई इशू आया। ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ। अब जब इस चीज को हम देखेंगे, सेम कंटेक्स्ट को, सेम एनोलॉजी को आप बैठाइए क्रूड ऑयल। जब वहां पे इनपुट बढ़ रहा है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे उन लोगों को प्रोड्यूस करने में दिक्कत हो रही। अब सेलर अपना प्रॉफिट घटाएगा नहीं, मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका
आ रहा है। यही बात, इसी चीज को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को वार्न किया है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और क्या है कि राइजिंग इंपोर्ट कॉस्ट के चलते क्या प्रॉब्लम आएगी कि लोग खरीदना कम कर देंगे। ठीक है। या फिर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, और जब वो सेम चीज के लिए हायर कॉस्ट पे करेंगे तो बाकी कहीं ना कहीं से तो उनको पैसे काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है। एंड दैट विल क्रिएट अ हैवॉक फॉर आवर कंट्री, दैट विल रिड्यूस आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। बट क्रिटिक्स का ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन आता ही है। ठीक। अगर हो सकता है कि जो फाइनल दाम है, जो फाइनल उसका कॉस्ट है, वो अगर उस पर्सन पे पड़ता है जो पर्सन उसको खरीदना चाहता है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी इसेंशियल फूड्स के हिसाब से उसको खरीदे। ठीक है? इस चीज को 100% ट्रू भी नहीं माना गया, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में एक चीज है दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड जरूर होती है, बट जरूरी नहीं है। अब जैसे जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस सस्ती हुई थी, फिर भी डायरेक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट को उसका असर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था उसका असर? देखिए, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उस समय पैसे की कमी थी, कोविड का दौर था, तो वहां से कॉम्पनसेट किया जा रहा था। तो जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट मार्केट पे नजर आए ही है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात अच्छे तरीके से समझाई गई है, आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है, ये टी वाले एग्जाम्पल से हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन देख सकते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फिर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टी था, तीन इंग्रेडिएंट्स, शुगर, लीव्स एंड मिल्क। और शुगर का कॉस्ट जो है वो 3 रुपए से 4 रुपए हो गया था। ठीक है, हुआ था नहीं? अब यहाँ पे देखिए यही सिनेरियो है कि, और ये 2 रुपए का, ये 2 रुपए का, ये पहले जो है 7 रुपए बनाने में लगते थे, अब 8 रुपए लग गए। इस चीज के चलते यहाँ पे ये 10 रुपए का चाय था, वो 11 रुपए का बिकने लगा। बिकने लगा मतलब 1 रुपए का महंगाई हुई। बट अब जो ये टी का सेलर है, वो ये सोचेगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे 11 रुपए की चाय बेचूंगा, तो क्या ये 11 रुपए की चाय लोग खरीदेंगे? मान लिया कि पहले 10 रुपए का जो हम चाय बेचते थे, वो 10 रुपए की चाय 100 लोग खरीद, तो मेरे पास दिन के 1,000 रुपए आ जाते थे। ठीक है। अब ये 11 रुपए की चाय क्या 100 लोग खरीदेंगे? अगर नहीं खरीदते हैं, अगर मान लिया कि 11 रुपए की चाय 90 लोग ही खरीद रहे हैं, तो मुझे तो नुकसान ही हो जाएगा ना 10 रुपए का। तो यहाँ पे तो मेरा कुछ फायदा हुआ नहीं। अगर कोई महंगाई कर रहा है तो वो एक मार्केट को समझ के महंगाई करेगी कि हाँ भाई ये इलाका जो है एफ्लुएंट इलाका है, यहाँ पे लोग 1 रुपए देने में सोचेंगे नहीं, यहाँ पे 1 रुपए बढ़ा के हम ले सकते। समझ रहे हो? तभी वो बढ़ाएगा। अगर वो सोचेगा कि नहीं हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, चाय में चीनी कम डालने लगेगा, दूध में पानी ज्यादा मिलाने लगेगा, और वहां पे वो अपने कॉस्ट को कट करेगा, और उस जगह पे वो कॉस्ट को कट करने के बाद चाय को 10 रुपए में ही बेच देगा। उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहेगा। समझ रहे हो? बट ये, अब इसी सेम एनालॉजी को आप ऑयल में लगाइए। और जब इसी सेम एनालॉजी को आप ऑयल में लगाएंगे, तो क्या है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनको पता है कि लोग इतना महंगा खरीद पाएंगे कि नहीं। अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी खरीदने की तो उनको भी नुकसान है। ठीक है। हायर दैट व्हाट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू पे, जितना उतना ही आप महंगा बेच सकते हो जितना वो विलिंग है। अब अगर वो चाय वाला 10 की जगह 20 की बेचने लगे, लोग खरीदेंगे ही नहीं, बंद हो जाएगा बिजनेस। तो एक लिमिट पे ही चीजें बढ़ती हैं, ये यहाँ कहा गया। ठीक है। और ये सिंपल एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है जो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है। दिस इन टर्न वुड कॉज प्राइस ऑफ इनपुट टू ड्रॉप। अगर वो मान लीजिए कि महंगाई इतनी ज्यादा, आप इतना महंगा कर दिए, 20 रुपए की चाय कर दी, आपका बिजनेस चलना ही बंद हो गया, सामने एक नई दुकान खुल गई जो 10 रुपए में क्या 8 रुपए में बेचने लगा चाय, तो आपको अब अपना कॉस्ट कम करना पड़ेगा। मार्केट के हिसाब से भी चीजों को चलना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। ठीक है। और ये बात किसने कही है? ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट कार्ल बर्जर। इनके इन्होंने इस बात को समझाया है।
क्या? और हमें यह भी समझना होगा, टू अंडरस्टैंड इट इट शुड बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ करेंसी depreciates against foreign currency when its supply become relatively more abundant than foreign currency in the forex market. किसी भी करेंसी की वैल्यू तभी घटती है जब उसका सप्लाई जो है फॉरेक्स मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए एज कंपेयर अदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मार्केट में $10 घूम रहे थे और 50 रुपए या 500 रुपए घूम रहे थे। अब अगर डॉलर जो है वो $100 घूमने लगा और रुपए आज भी 500 घूम रहे हैं, $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसका उल्टा कंडीशन कि $10 के जगह $1 घूम रहा हो और रुपए 500 घूम रहे हो, तो $1 की वैल्यू $500 हो जाएगी। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वैल्यू ऑफ करेंसी डिप्रिशिएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी व्हेन इट्स सप्लाई बिकम रिलेटिवली मोर अबंडेंट। जब उसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उसके एक्सचेंज रेट पे असर पड़ता है, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट कर जाता है। ठीक है। और लोकल करेंसी कमजोर होती है। तो अगर देश चाहे, कंट्रीज चाहे तो उस चीज को रोक सकती है, जैसे हमारी आरबीआई चाहे तो उसमें इंटरवीन कर सकती है। ठीक है। यही चीज को यहाँ पे समझाने की बात की गई। और क्या क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन नॉमिनल डिमांड्स ऑफ इनपुट। इससे चलते एक नॉमिनल डिमांड इनपुट का चेंज होता है और हायर नॉमिनल डिमांड ऑफ इम्पोर्टेड गुड फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर। और इसी चलते करेंसी डिप्रिसिएशन इज सिंपली इन रिलेशन ऑफ हायर नॉमिनल डिमांड ऑफ इम्पोर्टेड गुड फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर। मतलब अगर हम विदेश से सामान मंगाएंगे जितना ज्यादा तभी वो चीज होगी। अगर हमारा फॉरेन इंपोर्ट कम होगा तो हमारे लिए इशू हमें कम अफेक्ट। और इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे भाई हम कम मंगाएंगे बाहर से सामान? उसका सॉल्यूशन है आत्मनिर्भर भारत। मतलब हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी होगी, ग्रीन एनर्जी पे हमें शिफ्ट करना होगा। समझ रहे हो? तो हम लोग बाहर से चीजों को कम मंगाएंगे। जब हम लोग बाहर से चीजों को कम मंगाएंगे तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमारी जो इंडियन रुपीस है उसका सर्कुलेशन मार्केट में कम होगा। जब उसका सर्कुलेशन फॉरेक्स मार्केट में मतलब कम हो जाएगा तो क्या होगा उस चीज के चलते? हमारे डॉलर के हिसाब से हमारे रुपए जो है वो थोड़े मजबूत जाएंगे। ठीक है। ये चीज इस आर्टिकल में समझाई गई थी। इस तरीके से आज का सेशन खत्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो please go through this lecture, and if you want to give some feedback, the comment section is open. Okay, and have a great day. For now, signing out, Vijay Shankar. Have a great day.